नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए मातृभाषा में बोलना मन से बोलने की बात है। 77वें इंडिपेंडेंस डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आए, आप सबको देख के हर वर्ष बहुत ही खुशी होती है कि स्वतंत्रता दिवस का जो जज्बा है हम सब में बना हुआ है, कामयाब है, देश कामयाब है इसीलिए कि हम सब इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। स्टेज पे मेरे साथ यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स डॉक्टर नितिन मलिक, राजीव तलवार कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, प्रोफेसर सत्यकेतु G20 के नोडल ऑफिसर, प्रोफेसर रुक्मिणी देवी, प्रोफेसर रुक्मिणी जो कि हमारी इस प्रोग्राम की मास्टर ऑफ द सेरेमनी और इंचार्ज हैं, प्रोफेसर सत्यकेतु इस कैंपस के मालिक, और बाकी मेरे सारे डीन्स, डायरेक्टर्स और आए हुए मेहमान। आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज के दिन हम राष्ट्र के नायकों को याद करते हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस को याद करते हैं, उनके त्याग को याद करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि को याद करते हैं। हम अपने इतिहास को भी नमन करते हैं, दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और इसलिए दोहराते हैं ताकि हम भूल ना जाएं कि ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये जो लंबी गुलामी 190 वर्ष की थी, वो गुलामी में, उस गुलामी में कितने भारतीयों ने अपनी जान गंवाकर, यातनाएं सह करके हमें ये आज़ादी दी है। कल पार्टीशन स्मरण दिवस था और कुछ लोगों का मानना था कि जो चीज़ हम भूल चुके हैं उसे हमें क्यों याद करना है। पार्टीशन की स्मृतियाँ लोगों के मन में धुंधली हो चुकी हैं और मलहम लग चुकी है, हमें इसे क्यों याद करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल हमारे दारा शिकोह लाइब्रेरी में, जिसको पार्टीशन म्यूज़ियम कहते हैं, वहाँ जब प्रोग्राम आयोजित किया गया, जो पार्टीशन के सर्वाइवर्स थे उन्हें बुलाया गया और हर एक की आंखों में आंसू थे जब उनके व्यथा, उतनी यातनाएं, जो क्रूरता उन्होंने झेली और किस स्ट्रगल के साथ उन्होंने भारत में आकर के अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया। आप सोच करके हैरान होंगे कि वो भी भारतीय थे सारे, जो पाकिस्तान से जब भारत में आए तो उन्हें रिफ्यूजी कहा गया, उनको शरणार्थी कहा गया, उनको इमिग्रेंट्स कहा गया और उन पे हर तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, हर तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। गवर्नमेंट ने, समाज ने अपनी तरह से उन्हें समेटा, उन्हें एश्योरेंस दी, उन्हें सेटल किया। पर आप इमेजिन कीजिए, जब आप अपनी धरती से, बिल्कुल अपनी धरती से जुड़े हुए, जहाँ आपके पुरखों ने, आपके लोगों ने, आपके परिवार वालों ने वहाँ के संस्कार पाए, वहाँ की माटी से आप जुड़े हुए थे, और आप दूसरी जगह आ गए हैं, जबकि ये भी भारत का ही हिस्सा था, पर शरणार्थियों की तरह और रिफ्यूजीज़ की तरह उनको यहाँ रहना पड़ा। जब इमिग्रेशन होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप सोचिए वो क्या क्या खोते हैं। वो अपनी संस्कृति, अपने रूट्स, अपने संस्कार, अपनी एक सेल्फ एश्योरेंस, एक अपना सेल्फ बिलीफ, एक सेल्फ इस्टीम, सब कुछ खोते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा होती है जब आप दूसरी जगह उखड़ के जाते हैं और दोबारा आपको वहाँ रीसेटल होना होता है।
कल पार्टीशन म्यूज़ियम में बहुत ही गंभीर माहौल था। लोगों ने अपनी अपनी तरह की यातनाओं के बारे में बताया। कुछ लोगों की अच्छी स्मृतियाँ थी, क्योंकि वहाँ उनके पड़ोसी जो पठान थे, मुस्लिम्स थे, उन्होंने उनकी किस तरह से मदद की, भारत में आने के लिए उनको किस तरह से बचाया। आप सबसे निवेदन है कि आप ज़रूर पार्टीशन म्यूज़ियम देखिएगा। दो पार्टीशन म्यूज़ियम भारत में बनाए गए हैं, पहला अमृतसर में और दूसरा हमारे कैंपस में दारा शिकोह लाइब्रेरी में। और सब AUD के एम्प्लॉइज़ को के लिए अगर आप रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट करें तो आप लोगों के लिए दिन फिक्स किया जा सकता है जब आप लोग सब जाएं और पार्टीशन की जो डिस्प्लेज हैं उसे देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा माना जाता है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अपरूटमेंट हुई इस पार्टीशन के दौरान, और 14 लाख लोग जो हैं वो मर गए, वो शहीद हो गए। और ये रफ एस्टिमेट्स हैं, और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनके बारे में ये नहीं पता कि वो मर गए थे, शहीद हो गए थे, या वो कहीं गुम हो गए थे। उनके बारे में कोई अता पता ही नहीं था। तो भारत की इतिहास में ये सबसे बड़ा जेनोसाइड था, और शायद जिस शिद्दत के साथ, जिस पीड़ा के साथ हमें इस जेनोसाइड के बारे में दुनिया को बताना चाहिए था, हमने नहीं बताया। इतिहास में पढ़ाना चाहिए था, हमने नहीं पढ़ाया। और ये सारे भारतीय जो पाकिस्तान से आए थे, मैं कभी उन्हें रिफ्यूजी नहीं मानूंगी। जब पाकिस्तान से भारत में आए थे तो उन्होंने क्या क्या यातनाएं झेली और किस तरह से अपने आप को रीसेटल किया, ये उनका पुरुषार्थ था कि आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अपरूट होके लोग आते हैं उन्हें पता है कि उनके सर्वाइवल का सवाल है, वो बहुत मेहनत करते हैं। तो वो इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की। सिंध और पंजाब से जो मेजर माइग्रेशंस हुए, भारत में आए, तो तकरीबन 8 से 10 लाख लोग दिल्ली में आए। आप सोचिए, जब भारत की जनसंख्या सिर्फ 31 और 32 करोड़ के आसपास की थी, तो ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी रीसेटलमेंट के लिए। दिल्ली भी अपने आप में इनको समेटता चला गया, और आज ये लोग बहुत खुश हैं और अच्छा लगता है कि अपनी ज़िंदगी में ये बहुत सक्सेसफुल हैं, और हमारे समाज ने इनको अपनाया, इनको बहुत सारा प्यार दिया। दुख की बात यह है कि हमारा देश बार बार सो जाता है। बाबा साहब अगर जिंदा होते तो वो बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट होते प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए। बाबा साहब ने बहुत एप्रीहेंशन जताई थी, बहुत डर जताया था इस बात का कि हमारे इतिहास में हमें सोने की आदत है। हम बार बार सो जाते हैं, झिंझोड़ के हमें बताना पड़ता है कि हम क्या हैं, क्या थे और क्या होना चाहिए, कहाँ हमें जाना है। हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हर साल हम जब स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं तो आपको याद दिलाते हैं कि आप भूल ना जाएं, हिस्टोरिकल एमनीशिया ना हो जाए, आपको ये बीमारी ना हो जाए भूलने की बार बार। इसलिए हम एकत्रित होते हैं, और आप सब जब इतने हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाते हैं तो ये एश्योरेंस होता है कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, उसको जगाए रखने के लिए भी इतिहास को याद करना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दुनिया में एक ऐसे समाज की रचना कर पाएँ जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए,
एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट किया जाए। इसीलिए हमें हिस्ट्री को नहीं भूलना होता है। आज एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मैंने ज़िंदगी में बहुत लेट शहीद भगत सिंह की जेल की डायरी पढ़ी, बहुत रिसेंटली पढ़ी, बहुत पहले पढ़नी चाहिए थी। हमारे बच्चों के करिकुलम में हमने उनके बारे में ना बताया, ना उनकी जो जेल की डायरी में उन्होंने बातें लिखी उसके बारे में हमारे बच्चों को पता है। मुझे ही नहीं पता था, मैंने बहुत लेटेस्ट इसको पढ़ा है। 23 साल का बच्चा जो जेल में है और उसे फांसी लगने वाली है, एक एक पत्र, एक एक नोट जो उन्होंने जेल में बनाया, वो हर रोज़ एक नोट बनाते थे और वो नोट्स उनके बेस्ड होते थे जो वो पुस्तकें पढ़ रहे होते थे, जो बुक्स वो पढ़ रहे होते थे, उसके बेसिस पे वो नोट्स बनाते थे। उसमें किसी भी बात की रेफरेंस जो है वो किसी और बात पे नहीं था। उस पुस्तक को लेकर के वो एक एसेंस लिखते थे और उसकी रेलेवेंस को ये मान के चलते थे कि आने वाली जनरेशन पढ़ेगी और उसका इस्तेमाल करेगी। पर बड़े दुख की बात है कि उनके ये सारी जो डायरी के पन्ने हैं कहीं दबे थे। ये उनके कज़न थे, चाचा के पुत्र, जिन्होंने इसको छापा। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत सारा डेटा और स्टैटिस्टिक्स जब मैं उसमें देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि 23 साल का बच्चा, उसमें कितना विजन था, कितनी सोच थी, कितनी समझ थी कि उस इंफॉर्मेशन को वे मानते थे कि आने वाले समय में नेताओं को उसका इस्तेमाल करना चाहिए और फॉलोअर्स को, उनको पता था कि उन्हें फांसी लगने वाली है। उनको बिल्कुल इस बात की एंग्जाइटी नहीं थी, इस बात का रोष भी नहीं था, इस बात का डिप्रेशन भी नहीं था कि उन्हें फांसी लगने वाली है। वो हर दिन सुबह उठते, अपने रूटीन से नहाते धोते, अपना रूटीन मेंटेन करते और बार बार जेलर को यही रिक्वेस्ट करते कि ये पुस्तक मैंने पढ़ ली है तो मुझे दूसरी पुस्तक ला दी जाए। और वो अपनी एक लिस्ट बनाते और जेलर को पकड़ा देते और जेलर जो है वो इंश्योर करता कि, क्योंकि वो जेलर तो सारे भारतीय ही थे, कहीं मन में उन्हें बड़ा दुख होता था कि एक छोटा सा बच्चा जिसको फांसी लगने जा रही है, उसकी ये इच्छा तो हम पूरी कर दें। अगर 23 साल की आयु में शहीद भगत सिंह को इतनी सोच, इतनी समझ, इतनी बूझ हो सकती है तो हम सबको क्यों नहीं, हम सबको क्यों नहीं। पढ़ने की आदत डालें, हर तरह की पुस्तक पढ़ें। बाबा साहब के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि वो संविधान उन्होंने बनाया। उनकी सोशल थेरीज़ के बारे में हम बहुत सारी बात करते हैं कि उन्होंने दलित्स के लिए, अनटचेबल्स के लिए, कास्ट सिस्टम के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा काम किया। परंतु उससे भी ज़्यादा वो एक स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे। भारत की इकोनॉमिक्स के बारे में, उनके बारे में इतनी क्लियर थॉट्स थी उनकी, जो शायद हम बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं, समझाते भी नहीं हैं। आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात अनटचेबल्स के लिए और लैंडलेस लेबरर्स के लिए और दलित्स के लिए वो बात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि लैंड होल्डिंग्स जो हैं, बड़ी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो अंडर प्रिविलेज लोगों के पास होती हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं हो पाएगा जब तक कि ये कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये अपनी राइटिंग्स में बहुत बार कहा कि कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर रखना चाहिए। वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात नहीं करते थे, वो कलेक्टिव फार्मिंग की बात करते थे। तो हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बाबा साहब का इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के उनका क्या दृष्टिकोण था और उनकी क्या सोच बूझ थी। और ये भी आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में देश ने किया, बाबा साहब ने इसके बारे में अपनी राइटिंग्स में बहुत पहले लिख दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इंडस्ट्री को सोशल रोल में आना पड़ेगा। आज जिसको CSR आप कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उन्होंने इस बात की इम्पोर्टेंस को इतने साल पहले लिखा और ये कहा कि हमारी जितनी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, क्योंकि वो ये भी मानते थे कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारे जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका बहुत बहुत पॉजिटिव रोल था। आप सबको पता ही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, जो इतिहास से जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं, जमनालाल बजाज, टाटाज, इन सब ने सोशल मूवमेंट को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत फंडिंग भी की और बहुत साथ भी दिया बड़े बड़े लीडर्स का। तो ये मान के चलते थे कि जो एक पार्टनरशिप है इन सब के साथ, वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के चलें। वो ये भी कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना अच्छा था, उन्होंने दुनिया देखी थी, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ उन्होंने काम किया था। तो उनका मानना था कि प्राइवेटाइजेशन इज़ अ मस्ट विद अ सोशल रेलेवेंस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट विच इज़ यूनिक टू इंडिया। वो सब चीज़ें भारत ने 1991 में की। कितनी लेट जाकर के हमने सोचा कि हम अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करें, लिबरलाइज करें। तो आज जब मैं ये बात आपसे शेयर करती हूँ तो इसलिए करना चाहती हूँ कि हमारे फैकल्टी यहाँ बैठी है, जब वो अपने कोर्सेज बनाएं और अपने नए प्रोग्राम्स कंसीव करें, उसमें ये ज़रूर सोचें कि बाबा साहब की जो थॉट प्रोसेस है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे आप कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में रिलेट कर सकते हैं। जब मैं DTU में प्रो वाइस चांसलर थी तो वहाँ के एक एलुमनस थे, उनका नाम था ग्रुप कैप्टन RS भूला। कुछ लोग आप लोग ज़रूर जानते होंगे। वो ओलंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे हॉकी के, और बुज़ुर्ग थे, तो आते रहते थे हमारे ऑफिस में, बहुत आते थे वो, उनका बहुत मन लगता था यूनिवर्सिटी आकर के। तो उन्होंने कुछ अपनी, वो भी पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने अपना एक किस्सा शेयर किया और वो रोने लग गए फूट फूट करके। उस समय वो जब 1947 का विभाजन हुआ तो वो दिल्ली में रहते थे अपनी बुआ के साथ और 10th क्लास में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में पढ़ते थे। माँ बाप ने उनको यहाँ भेजा था पढ़ने के लिए। तो जब ये विभाजन होने लगा तो वहाँ से लोग पैनिक हुए और आने का सोच रहे थे इस तरफ। तो उनकी बुआ ने उनको 200 रुपये दिए और बोला कि आप जाओ और जा कर के अपने माता पिता और बहन भाई को ले कर के आओ। कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे उस ज़माने में, कोई फ़ोन नहीं था, कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, क्योंकि मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। तो वो ये बता रहे थे कि जब मैं ट्रेन में बैठा पाकिस्तान के लिए, अमृतसर के लिए जाने के लिए, तो गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चलती थी। ट्रेन की गति इतनी कम होती थी कि बैठे बैठे कहते कि पीठ में दर्द हो जाता था, क्योंकि गाड़ियाँ भर भर के जाती थी ताकि अपने लोगों को वहाँ से ला सकें। और मदद के लिए भी बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी जाया करते थे। तो वो बता रहे थे दिल्ली से जब मैं अम्बाला पहुँचा तो अम्बाला में अनाउंसमेंट हुआ कि गाड़ी वहाँ थोड़ी देर रुकेगी। तो मैं उतरा और प्लेटफॉर्म पे मैं घूमने लग गया। तो कहते कि अचानक ही मैंने प्लेटफॉर्म पे देखा कि मेरी माता पिता और मेरे छोटा भाई जो हैं वो चले आ रहे हैं सामने से, और वो भाग के गए, उनके गले लगा और रोने लग गए। तो जब उनके शरीर पे देखा घाव, जो कि वो इंजर्ड थे और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था उस टाइम, तो जान बचाना बहुत ज़रूरी था। तो वो कहने लगे कि ये तो चांस की बात थी कि मेरे माँ बाप मुझे मिल गए। और साथ ही साथ एक ट्रेन और आई
जिसमें सिर्फ लाशें थी और सिर्फ लाशें थी। तो भोला सब जब रोते थे, हम सब रोते थे उनके साथ। तो आज का दिन बड़ा शुभ है। G20 के तहत हमने महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए प्रोत्साहित किया है। हमारी महिलाएं भारत में, ऐसा मेरा मानना है, दुनिया भर में भी ऐसा लोग मानते हैं कि भारतीय महिलाएं जो हैं बाहर की महिलाओं से ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। हालांकि आपको बड़ी हैरानी होगी बात सुन के, पर मैं दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, सामाजिक तौर पे बहुत लोगों से मिली हूँ। उनका मानना है कि भारत में जितनी आदर, जितना मान और डिसीजन मेकिंग में भारतीय महिलाओं को जो जगह दी जाती है वो दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा उनकी परसेप्शन है। हमारी माँ हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदी फिल्मों में, खासकर पुरानी ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में, कोई भी माँ के बिना फिल्म नहीं पूरी होती थी। फादर को तो बेचारा कोई याद नहीं रखते थे, पर माँ को सदा फिल्मों में प्रोजेक्ट किया, बॉलीवुड फिल्मों में। तो उनका मानना था कि भारतीय महिलाएं बहुत एम्पावर्ड हैं। समय के साथ जो भी बदलाव आए, जो भी सोशलॉजिकली आए, जो भी सामाजिक तौर पे आए, औरतें हमारे यहाँ फिर भी बहुत एम्पावर्ड हैं। यही रीज़न है जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करती हैं। हमारे पास AUD में परमानेंट फैकल्टी है, उसमें 68 मेल्स हैं और 63 विमेन फैकल्टी मेंबर्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 41 मेल हैं, 43 फीमेल फैकल्टी है। एसोसिएट लेवल पे 14 मेल हैं, 12 फीमेल फैकल्टी हैं। प्रोफेसर में 13 मेल हैं, 8 फीमेल फैकल्टी हैं। और इसी तरह से सैनिटरी स्टाफ में भी और गार्ड्स में भी हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है। 33% का रिजर्वेशन हम चाहते हैं और हम लेंगे और लेकर ही रहेंगे। और ये जिस भी स्तर पे बातचीत होती है हम खूब बोलते हैं। और 33% का रिजर्वेशन हम लोकसभा में चाहते हैं, राज्यसभा में चाहते हैं, समाज के हर लेवल पे चाहते हैं। टारगेट तो हमारा 60% है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां शादी के बाद महिलाएं पराई ना हो। हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी पराई हुई। हरियाणा के फोक डांसेस पे बहुत सारा काम हुआ है, फोकलोर्स पे। हर फोकलोर में शादी पर बहुत कुछ संगीत और गीत लिखे गए हैं, तो उसमें लास्ट में ये कहते हैं अब बेटी पराई हुई। हमें ऐसा समाज बनाना है जहां हमारी बेटियां पराई कभी नहीं होंगी। तो हमें इस बात के लिए एक मूवमेंट भी खड़ी करनी है। और ये मूवमेंट खड़ी होगी जब हमारे जो पुरुष हैं वो भी हमारा साथ देंगे और ये उनको पूरा हक देंगे कि वो कभी पराई हो के उनके घर ना आए। उनकी अपनी आइडेंटिटी है। मंदिरों में मैं जब जाती हूँ और देखती हूँ कि सारे के सारी पुजारी आदमी हैं, ऐसा क्यों भाई? पूजा करने के लिए तो स्त्रियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं आती हैं, पर सारे ही पुजारी पुरुष होते हैं। स्त्रियाँ पुजारिन हों, ये शायद ही किसी टेंपल में मिलता होगा। ये स्पेस हमारा है और हमें ये स्पेस भी लेना है। तो पुजारिन भी जो है वो स्त्रियां होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
इतिहास में अगर आप मुड़ के देखें तो दुनिया में बहुत सारे जंग हुए, लड़ाइयाँ हुई, तो किसने की? हमने तो नहीं की। औरतों ने किसी का मर्डर नहीं किया, औरतों ने किसी को कॉन्कर नहीं किया, औरतों ने किसी का रेप नहीं किया, औरतों ने किसी को परेशान नहीं किया। कहीं भी अगर महिलाओं का रोल था तो वो बिल्कुल ही एक रिस्पॉन्सिबल रोल रहा। So women have actually ensured where you ought to reach, not where you want to reach. So where you ought to reach is the role women performed. तो हमें इसी रोल में रहना है। जिस दिन महिलाएं अपना ये रोल भूल जाएंगी, समाज में बिल्कुल ही क्योस हो जाएगा, टोटल क्योस हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है। हमें ये पता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है, पर आने वाला समय हमारा है। ये सब महिलाओं को मेरी तरफ से एश्योरेंस है कि आने वाला समय हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसलिए एजुकेशन अपनी बच्चियों को ज़रूर दें और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, क्योंकि औरतों के पास बहुत हुनर है। जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है उसके पीछे औरतों का ही हाथ होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जब आप देखते हैं तो औरतों का ही है, चाहे वो स्मॉल स्केल में आप देखिएगा कि औरतों के बिना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। तो पुरुषों को आप अपनी कला को सौंप देते हैं, आप खुद भी बिजनेस वुमन हो सकती हैं। तो इस लाइन पे भी आपको सोचना ज़रूर है। आप अच्छी हैं, आप बढ़िया हैं, आप अच्छा करती हैं और हर जगह अच्छा करती हैं, इसलिए आप लोगों को लीडरशिप रोल में भी आना है, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ताकि पुरुष तो नेचुरली आपसे छीन छान के ले जाएंगे। तो इसलिए आपको आगे बढ़ के ये बताना है कि मैं भी नेतृत्व कर सकती हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है, ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। सो विमेन आर ऑल्सो द चेंज एजेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो उनको चेंज एजेंट का रोल करना ही है, समाज में वो चेंज लानी ही है। आज का दिन इसलिए भी शुभ है कि हमारे सेंटर ऑफ पब्लिशिंग में आज 3rd बुक को पब्लिश किया है और प्रोफेसर रुक्मिणी ने बड़ी मेहनत करके, एनकरेज करके आनंद वर्धन को हेल्प किया। आनंद जी ने ये बुक लिखी। इसके पीछे की थोड़ी सी देयर वाज अ लिटिल परसुएशन आल्सो फ्रॉम आवर फॉर्मर चांसलर बैजल सर। Bajal sir was very keen that we write a book on unsung heroes of Delhi, and he spoke to me. He called me specially for the discussion, and he said, "Ma'am, unsung heroes जो हैं भारत के, उस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, पर unsung heroes of दिल्ली पे कोई पुस्तक नहीं है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी से कोई ये कार्य कर सके तो आप, मुझे एकदम से ध्यान आया, क्योंकि आनंद को मैं कई वर्षों से जानती हूँ, SHRM की मैं डायरेक्टर भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि आनंद में ये पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। जब मैंने इनसे बात की और डेडलाइन उन्होंने हमें 3 महीने की दी थी और आनंद ने बुक 3 महीने में लिख दी थी। परंतु हुआ ये कि बैजल सर चले गए। उनको वो चाहते थे कि वो खुद इस टेक्स्ट को रिव्यू करवाएं, तब तक वो चले गए। अभी जो चांसलर सर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई इस बुक को लेकर के, तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने इसी तरह की, इसी नेचर की ये किताब और रिलीज़ की है, तो ये किताब आप खुद रिलीज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ चांसलर सर से हम रिलीज़ कराना चाहते थे। मैं भी एक बार फिर एफर्ट लगाएंगे और कॉन्वोकेशन पे कोशिश करेंगे कि ये बुक जो है उन्हीं से दोबारा से हम रिलीज़ करवाएं। सो आनंद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। कल जब मिनट टू मिनट डिस्कशन हो रही थी कि आनंद भी बोलेंगे, तो मुझे ये बताया गया कि जी आनंद को स्पेशली कह के भेजिएगा, क्योंकि एक बार माइक पे वो चढ़ गए तो उतरेंगे नहीं वो। तो
बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैंने उन्हें अलग अलग जगह सुना है। आखिर में एक ही बात, एक गीत है जिसके साथ हमने सबने सुना है, लता मंगेशकर जी ने गाया था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और बहुत बहुत ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप सबको। थैंक यू।